हेलो फ्रेंड, आपके सामने लेकर आ गए हैं। सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और आप अगर देखेंगे तो बीटेक में भी ये सब्जेक्ट आता है, डिप्लोमा में भी ये सब्जेक्ट है, और प्लस इससे एक स्पेशल एमटेक भी होता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है ये। एक फील्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एक हायर कंस्ट्रक्शन में एक वर्क करने के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, सब्जेक्ट है, जिसमें हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें को कवर करने वाले हैं। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ने भी मैसेज के द्वारा, मेल के द्वारा कि सर ये सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोज लेक्चर्स बनाइए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसी से लेकर कि ताकि इजी कॉन्सेप्ट में लेकर आ रहे हैं कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके और इसको किस तरीके से अपने अपने जो वर्किंग लाइफ में है उसमें किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो बात करते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और इसमें जो कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या कंटेंट है जिसके बारे में हमें अगर नॉलेज है तो ठीक है, आप मतलब इसकी स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं। अगर नॉलेज नहीं है तो आराम से इसको देखें और साथ साथ में नोट्स भी बना लें कि ताकि आपके जो आपके जो कंटेंट हैं जो आपके सब्जेक्ट में हैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको नॉलेज मिलता रहे, और इसके साथ साथ आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं कंटेंट में। आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ने को मिलेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट क्या क्या होते हैं, किसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, और उसको उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या हो सकते हैं, और उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हुआ या ऑर्गेनाइजेशन हुआ उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है। ठीक है। तो उसके मैनेजमेंट के बारे में हम इसको डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसके अप्रॉक्सीमेट में भी हो सकता है 06 लेक्चर हो। कितने? 6 लेक्चर या 7 लेक्चर्स हो सकते हैं। ठीक है। इस चैप्टर में आपको 6 लेक्चर्स के अप्रोक्सीमेट देखने को मिलेंगे, ताकि आपको काफ़ी कुछ आइडियाज मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लिए क्या क्या नेसेसिटी होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्वॉल्व हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, ये सब देख सकते हैं। कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन से स्कोप्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन पहले होता क्या है इसके बारे में जानोगे। फिर बाद में ऑर्गेनाइजेशंस, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किसको बोल सकते हैं, उसके ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल क्या हो सकते हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं और कितने टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। फिर उसके साथ साथ उसमें और भी डिफरेंट डिफरेंट ये चैप्टर नंबर 1 में आप पढ़ सकते हो, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि कोई ओनर है, उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसके ओनर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। उसके साथ साथ अगर कोई इंजीनियर है तो उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। एंड कोई कॉन्ट्रैक्टर है या कोई सुपरवाइजर है तो उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। फिर बाद में जो कंस्ट्रक्शन होते हैं उसके स्टेजेज आपको बताने हैं कि स्टेजेज आपको बता कैसे किस तरीके से कौन कौन से स्टेजेज होते हैं जिसके बेस पे हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। और भी जैसे कि कोई प्रोजेक्ट है तो वो डिले कैसे होता है, या कोई प्रोजेक्ट फेलियर कैसे होता है, ये सारा कुछ कवर करेंगे हम चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है। ये हमारा इंट्रोडक्टरी के साथ साथ हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट भी कर देंगे। ठीक है। नॉर्मली 40 to 40 या 1 आवर्स के लेक्चर्स होंगे। आपको अगर समझ में आ रहा है, जैसे कि मतलब आपको पहले से ही नॉलेज है, तो आप इसकी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। यूट्यूब में आप स्पीड बढ़ाने की भी सुविधा दे के रखी है, तो उसमें आप स्पीड बढ़ा के आप इसको देख सकते हैं। सेकेंड चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, टेंडरिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है। टेंडरिंग एंड अकाउंटिंग, ये अप्रोक्सीमेट इसको कवर करने के लिए कम से कम 10 लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगी। कितने? 10 लेक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जो कवर करने की ज़रूरत है। जैसे कि अब टेंडरिंग की बात आ रही है, जैसे चैप्टर है तो टेंडरिंग होता क्या है, टेंडर होता क्या है। ठीक है। अब टेंडर से रिलेटेड कई सारे, जैसे टेंडरिंग कोई मतलब नोटिस जारी करता है, और कोई टेंडर मतलब कोई टेंडर देता है, कोई टेंडर लेता है। तो ये दोनों के बारे में हमें डिटेल में पढ़नी है। ठीक है। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो वो टेंडर लेता है, तो टेंडर लेता है तो कॉन्ट्रैक्टर ले रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं,
फिर उसके बाद से अगर टेंडर की बात करें तो टेंडर क्या होता है, टाइप के टेंडर क्या होते हैं, टेंडर नोटिस क्या होता है, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट क्या होता है, या कोटेशन ऑफ टेंडर क्या होता है, अच्छा कोई कॉन्ट्रैक्टर अगर ले रहा है तो उसका प्री क्वालिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, टेंडर को सबमिशन करने के क्या मोड हो सकते हैं, ओपनिंग टेंडर करने की क्या मतलब किस तरीके से टेंडर को ओपन किया जाता है, उसकी स्क्रूटनी क्या होती है, किस तरीके के टेंडर को एक्सेप्ट किया जाता है, किस तरह के टेंडर को रिजेक्ट किया जाता है, कौन से टेंडर को इनफॉर्मल टेंडर बोला जाएगा, कौन से टेंडर को ग्लोबल टेंडर, कौन से टेंडर को अनबैलेंस टेंडर बोला जाएगा, कौन सी कंडीशंस में कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको टेंडरिंग एंड अकाउंटिंग में क्लियर किया जाएगा कि मास्टर रोल क्या होता है, मेजरमेंट बुक क्या होता है, रिकॉर्ड बिल क्या होता है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो चैप्टर नंबर 2 टेंडरिंग एंड अकाउंटिंग में कंप्लीट होंगे, जो अप्रोक्सीमेट 10 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 की तरफ आप अगर आप देखेंगे तो इसमें कंस्ट्रक्शन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट। देखो एक एक स्टेप में एक एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। अब यहीं पे मैं बताऊं कंस्ट्रक्शन प्लानिंग की अगर जो मैं बात कर रहा हूं तो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मतलब कंस्ट्रक्शन करने से पहले प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तब की प्लानिंग, मतलब जो बोलते हैं कि प्री प्लानिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग, ये दोनों की प्लानिंग आपको किस तरीके से करना है ये सब कुछ सीखने को मिलेगा। प्लस जो हम प्लानिंग किए हैं उसके साथ साथ उसकी शेड्यूलिंग भी करनी होती है कि कब कौन से मटेरियल मंगाना है, किस तरीके से कौन सा काम पहले करना है, उसके बाद कौन से काम करना है, ये सब शेड्यूलिंग में आ जाता है। और टाइम मैनेजमेंट, इसमें टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड आप बहुत सारे मतलब तरीके देखेंगे कि पहले चार्ट यूज होते थे, माइलस्टोन यूज होते थे, लाइन ऑफ बैलेंस यूज करते हैं, फिर बाद में एनालिसिस आ गया, नेटवर्क एनालिसिस के थ्रू हम CPM और पॉट का यूज करके इसकी प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग करते हैं। ठीक है, ये सारा टॉपिक इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 ये भी कम से कम देखिए इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, तो ये कम से कम 10 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। कई सारे न्यूमेरिकल भी आएंगे तो इसके भी 10 लेक्चर्स अप्रोक्सीमेट लगेंगे कि ताकि आपको इसके बारे में समझ में आ सके। ठीक है, इसके बारे में भी क्या हो सके, समझ में आ सके। अब बात आती है चैप्टर नंबर 4 का, मटेरियल मैनेजमेंट। अभी ये मैं आपको बताऊं, ये जो तीनों चैप्टर हैं, ये तीनों चैप्टर की बात कर रहा हूँ, ये बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ये सारे क्या है, रिसोर्स हैं। ठीक है, चाहे मटेरियल मैनेजमेंट की बात करें, लेबर मैनेजमेंट की बात करें, चाहे इक्विपमेंट मैनेज, ये रिसोर्सेस है, इनको मैनेजमेंट करना है। तो ये तीनों मिला के मैं आपको 6 लेक्चर में तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन एज पर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग 6 लेक्चर्स हैं, लेकिन काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर इन्वॉल्व। तो अप्रोक्सीमेट ट्राई करेंगे कि 6 लेक्चर या उससे ज़्यादा 10 लेक्चर्स में कंप्लीट हो सके। ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट की जो मैं बात कर रहा था, ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट में जो मैं बात कर रहा था तो उसमें मटेरियल से रिलेटेड बात आएगी, तो उसके फंक्शंस आ सकते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, मटेरियल का शेड्यूल किस तरीके से बनाते हैं, कब कौन सी मटेरियल ज़रूरत पड़ेगी और कितना ज़रूरत पड़ेगा, ये सारा कुछ इसमें डिस्कस किया जाएगा। उसकी जॉब लेआउट भी आपको समझ में आएगा कि कौन सी मटेरियल कौन से प्लेस पर अनलोडिंग करना है, कौन से प्लेस पे रहना चाहिए, ये जो डिसाइडेड करता है लोकेशन के ऊपर जहाँ पे साइट कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, तो वहाँ पर डिसाइडेड रहता है कि ये इस टाइप का मटेरियल इस प्लेस पे रहेगा, कि ताकि ऑन साइट पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि इस प्लेस में वर्क करना था वहीं पे हमने मटेरियल रख दिया। तो ये सब चीज़ें बात ध्यान में रखनी पड़ती है। और बहुत सारी बातें हैं, और उसके साथ साथ उसकी स्टोरेज कहाँ पे रहनी चाहिए, किस तरीके से परचेस करना चाहिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है जिसको ऑप्टिमम लॉट साइज भी बोला जाता है, तो ये सब इंस्पेक्शन उसकी और टेस्टिंग, ये सब कुछ इसमें मटेरियल में देख सकते हो। लेबर में भी देखोगे तो प्रिपरेशन ऑफ लेबर शेड्यूल किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, लेबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर की आउटपुट क्या होने चाहिए, किस तरीके से आउटपुट अच्छे हम ला सकते हैं, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लेबर क्या क्या होते हैं, और भी बहुत सारे लेबर से जुड़ी हुई जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि उनके लिए जो भी मतलब लॉ पास हुए हैं, तो उसके लिए काफ़ी कुछ इसमें लॉ भी हैं, जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट है, पेमेंट मिनिमम वेजेज एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट है, वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन एक्ट है, कॉन्ट्रैक्टर लेबर एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। ये सारे कुछ जो लॉ बने हुए हैं
उसको भी हम अच्छे से ध्यान से देखेंगे। उसके साथ साथ इक्विपमेंट मैनेजमेंट के बारे में भी डिटेल में आपको बताने का ट्राई करेंगे कि कौन कौन से इक्विपमेंट हैं, किस किस टाइप के इक्विपमेंट हैं, कहाँ पर यूज होते हैं, उसके पीछे उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। उसमें और भी बहुत सारे, जैसे कि जो आपने ईसीवी में पढ़ा होगा, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन से जो रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट है। डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना, इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन करना, उसका मेंटेनेंस करना, उसका रिपेयर करना, उसकी सेफ्टी का ध्यान में रखना, ये सारा कुछ आपको इसमें आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है 7 लेक्चर्स, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी जो मैनेजमेंट लेवल पे हैं, जो मैनेजर हैं, चाहे वो किसी कंपनी के हो चाहे कंस्ट्रक्शन कंपनी को हो, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD बोला जाता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। किस तरीके से हम ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर हैं, मतलब इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। कोई भी ट्रेनर है या मोटिवेटर है, उसमें किस तरीके से वो मोटिवेट कर सकता है, किस तरीके से हम, मतलब ये जो रिसोर्सेस हैं, ये 3 रिसोर्सेस थे, लेकिन उसमें ह्यूमन रिसोर्सेस कौन होता है, लेबर होता है, ठीक है, लेबर होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो उस रिसोर्सेज को कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो सारा पॉइंट आ जाएगा। प्लस उसके साथ साथ MIS भी है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये भी आपको डिटेल में सीखने को पड़ेगा। और चैप्टर नंबर 8 में ये अप्रॉक्सीमेट मैं आपको बताऊँ 10 लेक्चर्स इसके भी होंगे, ठीक है। और नॉर्मली धीरे 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 हम सब कंप्लीट करेंगे। और मैं बोल रहा हूँ कि हर लेक्चर्स का लेंथ मैं ट्राई करूँगा कि 1 आवर के अंडर में ही रहें, उससे ज़्यादा ना जाए, क्योंकि आपको ज़्यादा अगर हो जाता है तो बोरिंग भी लगने लग जाती है, तो बोरिंग ना लगे, ठीक है। इंटरटेनमेंट के साथ हम ये सब चीज़ें करते जाएंगे। नेक्स्ट है सेफ्टी मैनेजमेंट। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमें किस तरीके की सेफ्टी को ज़रूरत है, उसके कौन कौन से कोड दिए हैं, IS कोड के अकॉर्डिंग हम किस किस तरीके से उसको सेफ्टी मेजर्स रखते हैं, क्या क्या मतलब प्रिकॉशंस दे सकते हैं, तो ये सारा कुछ डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अभी, जो नॉर्मली बात करने वाले हैं कि चैप्टर नंबर 1 उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं वो नॉर्मली हम बताते जाएंगे। तो आपके सामने चैप्टर नंबर 1 लेकर आ गए हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। अभी यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखो प्रोजेक्ट जो लिया जाता है उसमें कई सारे कंस्ट्रक्शन आ सकते हैं, तो पहले तो हम ये समझेंगे कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये क्या होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि ये एक प्रकार का मतलब कला है, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, एक प्रकार की कला है जो क्या करता है, जो लोगों को, मटेरियल को, इक्विपमेंट को, मनी को कंप्लीट तरीके से मोबिलाइज करता है, मैनेज करता है, कि ताकि जो हमें प्रोजेक्ट असाइन हुआ है वो विद इन टाइम में, विद इन बजट में उसको हम स्टैंडर्ड तरीके से कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको टॉपिक समझ में आ गई हुई, तो वही चीज़ें मैं आपको हैंड रिटन में भी आपको समझा देता हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यू कैन राइट इट इज़ द आर्ट, इट इज़ द आर्ट ऑफ, it is the art and you can say also you science, ठीक है। it is art and science of mobilizing and managing, both मैनेजिंग, किसको किसको मैनेज करेंगे, तो पीपल्स जैसे कि लेबर, ठीक है। उसके बाद से मटेरियल, इक्विपमेंट्स एंड मनी, और ये किस लिए है, टू कंप्लीट द असाइन project work on time
within budget, cost and specified, और क्या है, specified technical performance standard, technical performance standard. This is the definitions of project management. You can write like this: it is the art and science of mobilizing and managing people, material, equipments and money to complete the assigned project work on time within budget, cost and specified technical performance standard. Okay, you can write like this. And after that we will discuss about construction management. Okay, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट में कई सारे कंस्ट्रक्शन आ सकते हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन को किस तरीके से मैनेज करते हैं उसके भी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे पॉइंट मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट आप ये लिख लेना। ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट क्या है? ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, तो मैं यहाँ पर इसके बता भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ कि इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज मैनेजमेंट। क्या है ये? एक मैनेजमेंट ही है। और किस तरीके का मैनेजमेंट है? इन विच, इसमें, इस तरीके का मैनेजमेंट जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल of different categories different categories के हैं, वर्क टुगेदर। क्या कर रहे हैं? वर्क टुगेदर टू एग्जीक्यूट क्या क्यूट करेंगे? एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली मतलब समझ रहे हैं ना, अच्छी क्वालिटी भी हो और कम खर्चा भी लगे। एज इकोनॉमिकली विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी in a well planned and organized manner. This is the definition of construction management. Okay, तो आप अच्छे से समझ भी सकते हैं। ठीक है, it is the defined as management in which group of people of different categories work together to execute the project economically without affecting the quality in a well planned and organized manner. This is the definition. Okay, now we will discuss about this construction management. आप सभी को ये भी पता होगा कि अगर इंडिया में देखा जाए तो मतलब एक बहुत ही मोस्ट और वाइड स्प्रेड एक्टिविटी है। ठीक है, जिसके अंदर मतलब कई सारे स्मॉल बिल्डर आ जाते हैं जो विलेजेस में हैं, लार्ज आ जाते हैं, प्राइवेट कंपनी हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग या वेरियस स्टेट एजेंसीज हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें अगर मैं बताऊं तो कंस्ट्रक्शन जितने भी फील्ड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जितने भी हैं, उसमें जीडीपी की ग्रोथ में 10% ये ग्रोथ करते हैं। अब ये आप समझ सकते हैं कि जीडीपी में 10% इनका कंट्रीब्यूशन है। जीडीपी ये ग्रोथ में 10% कंट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्शन का है। ठीक है, तो 10% कंस्ट्रक्शन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मैनर तरीके से इसको लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं कि जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है इसकी नेसेसिटी क्या है, नेसेसिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, पॉइंट में लिख रहा हूं, नेसेसिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट।
क्या क्या मतलब जरूरी है, ठीक है। नेसेसिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में क्या क्या ज़रूरत है, आवश्यक है, ठीक है, क्या क्या आवश्यक है उसकी हम बात करेंगे। ओके, तो इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल सके और उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकें। जैसे कि फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आवश्यक है वो है कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट एजेंसी, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट एजेंसीज का मतलब जो मटेरियल सप्लायर हैं, चाहे मतलब डिफरेंट डिफरेंट जहाँ से हमें काम लेने होते हैं, जहाँ से हमें जो मेरी रिक्वायरमेंट हो वो फुलफिल हो सके, ऐसे जितने भी एजेंसीज हैं उनसे हमारा कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है डिफरेंट डिफरेंट एजेंसी के साथ, तो आपको जब रिक्वायरमेंट होगी तो उस समय पे आपको ऑन टाइम पे ये मटेरियल रिलेटेड हो, चाहे वो इक्विपमेंट रिलेटेड हो, चाहे लेबर रिलेटेड हो, ये आपको प्रोवाइड ऑन टाइम पे नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज जो हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज बोल सकते हैं, उनसे हमारा कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए, वो तालमेल जिसको बोला जाता है, वो बराबर रहना चाहिए, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बताऊं तो वो है इकोनॉमी इन कंस्ट्रक्शन, इकोनॉमी इन कंस्ट्रक्शन। मेरा जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ वो कैसा होना चाहिए, क्वालिटी में बेटर होना चाहिए और कॉस्ट में मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में हम जो भी वर्कआउट कर रहे हैं उसमें ये पॉइंट ध्यान में रखें कि कॉस्ट मिनिमम हो, इसी को इकोनॉमी इन कंस्ट्रक्शन में बोलते हैं, ठीक है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आवश्यक है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, वो है डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड मशीनरी, ठीक है। जो हमारे मैनेजमेंट करने की टेक्निक है उस टेक्निक को भी डेवलप करने पड़ेंगे। जैसे कि पहले बार चार्ट यूज करते थे, वो स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए था। जब बड़ा प्रोजेक्ट लिए तो बार चार्ट हमारे लिए बहुत ही मतलब लेबोरियस जैसा वर्क हो जाएगा और उसमें कन्फ्यूजन कन्फ्लिक्ट होंगे। तो उससे बेटर है कि हम नए जो मैनेजमेंट करने के तरीके हैं, जो नए नए टेक्निक हैं, उसको हम यूज करें कि ताकि हमारा जो मैनेजमेंट का तरीका वो डेवलप हो सके और नई नई जो मशीनरी आ रही हैं उसका हम यूज कर सकें, ठीक है, कि ताकि हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो सके, ठीक है। जैसे कि डेवलपमेंट मैनेजमेंट में नई नई टेक्नोलॉजी जैसे CPM है, PERT है, तो जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल कर सकें। चौथी जो आवश्यक है, नेसेसिटी है, वो है स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन जो भी वर्क हो रहा है उसमें स्पीड होनी चाहिए, अदरवाइज बीच में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी तो हमारा टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। तो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा ऑप्टिमम टाइम है उस टाइम में ही हमारा पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो सके, ठीक है। और जो फिफ्थ पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मटेरियल्स एंड वर्कमैनशिप। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देख सकते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल का, ठीक है। मटेरियल की क्वालिटी कंट्रोल या वर्कमैनशिप मतलब काम करने का जो तरीका है उस पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए, उस पे क्वालिटी का ध्यान में रहना चाहिए कि इस तरीके का अगर वर्क किया जाए तो सुपर हो सकता है, बेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अभी हम देख सकते हैं टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, कौन कौन से मैनेजमेंट के टाइप्स हो सकते हैं, कहाँ कहाँ मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। इन पॉइंटों को हम थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं। जैसे कि पहला मैनेजमेंट देख सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क।
डिफरेंट डिफरेंट वर्क हो उसको किस तरीके से मैनेज करना है कि कौन सा काम इस टाइम पे होगा, कौन सा काम इसके बाद होगा। तो ये वर्क का मैनेजमेंट करने हमें आना चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट में पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क किस तरीके से मैनेज करेंगे वो चीज़ें हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेज करने आना चाहिए कि कितना मटेरियल की ज़रूरत है, ठीक है, इतने मटेरियल में ये काम हो जाना चाहिए, इतने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, इस टाइम पे फुलफिल हो जाना चाहिए मटेरियल। तो ये मटेरियल को अगर प्रॉपर तरीके से मैनेज करने आ गया ना, तो आप बोलेंगे कि जो आप कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बताऊं पूरी जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट होता है उसका 65% कॉस्ट तो मटेरियल कॉस्ट हो जाता है। अगर मटेरियल कॉस्ट के ऊपर मैनेजमेंट अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन आप स्ट्रक्चर भी दे सकते हो और आपकी खुद की इनकम भी बेहतरीन हो सकती है, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इक्विपमेंट मैनेजमेंट। इक्विपमेंट जो हम ऑन साइट पे इक्विपमेंट यूज करते हैं, चाहे वो मिक्सर कंक्रीट मिक्सर मशीन हो गया, चाहे वो जो एक्सकेवेशन करने वाले जो मशीन्स हो गए, चाहे बैचिंग करने वाले मशीन्स हो गए, जो डिफरेंट डिफरेंट हम मशीन्स का यूज़ करते हैं, टूल्स का यूज़ करते हैं, उसको भी हमें प्रॉपर तरीके से मैनेज करने आना चाहिए। हालांकि ये अलग से एक चैप्टर्स भी है, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ में जानते रहें कि ये मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट मतलब खुद को किस तरीके से मैनेज करें, लोगों को किस तरीके से मैनेजमेंट करें। पर्सनल समझ सकते हैं कि किस तरीके से खुद के लेवल पे मैनेजमेंट करना होता है। लेबर मैनेजमेंट में जितने भी लेबर हैं उनको किस तरीके से मैनेज करना है, कब कितने लेबर की ज़रूरत है, किस टाइप के लेबर की ज़रूरत है, तो वो लेबर की प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं तो हमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं देने पड़ते हैं और प्रॉपर तरीके से हमारा काम भी हो जाता है। एंड लास्ट मैनेजमेंट है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से फाइनेंशियली एंड अकाउंट को किस तरीके से मैनेज किया जाए कि ताकि एफिशिएंट जब रिक्वायरमेंट हो तो उतना फंडिंग हमें मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब जो हम देखने वाले हैं वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। एक्चुअली इसके पीछे जो मैनेजमेंट हम कर रहे हैं इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ज़रूरत है ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करने का, तो वो ऑब्जेक्टिव में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ज़रूरत है ऑब्जेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ वही आपको लिखने के हैं, आप खुद के लेवल पे भी सोच सकते हो कि अगर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट किया जा रहा है तो उसके पीछे का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इसको कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कर रहे हैं। देखिए मैनेजमेंट का स्पेलिंग रॉन्ग हो जा रहा है, MENT, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जो हम कर रहे हैं उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वही मैं बता रहा हूँ। जैसे कि पहली ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो कि जो मेरा वर्क है वो कंप्लीट हो विद इन एस्टिमेटेड बजट, जो हमारा बजट है उसी बजट में हमारा क्या हो, कंस्ट्रक्शन जो है वर्क है वो कंप्लीट हो सके। तो पहला लिख सकते हैं कंप्लीटिंग, क्या कंप्लीटिंग वर्क या कंस्ट्रक्शन, कंप्लीटिंग द वर्क विद इन एस्टिमेटेड बजट। ओके, एस्टिमेटेड बजट में ये मेरा क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कंप्लीटिंग द वर्क विद इन स्पेसिफाइड टाइम। स्पेसिफाइड जो टाइम दिया गया है उसके विद इन में ही मेरा वर्क कंप्लीट हो सके। कंप्लीटिंग द वर्क विद इन स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है, जो स्पेसिफाई किया गया है टाइम, उस टाइम के अकॉर्डिंग मेरा कंप्लीट हो जाए वर्क। थर्ड मैं बोल सकता हूँ कि जो क्वालिटी है, तो क्वालिटी किसकी क्वालिटी, क्वालिटी बोले एंड वर्कमैनशिप बोले, वर्कमैनशिप मतलब काम करने का तरीका, और उसमें जो क्वालिटी है वो क्या होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, शुड बी बेटर। इसीलिए तो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ ना, ठीक है, प्लानिंग इसीलिए कर रहा हूँ कि ताकि मेरा वर्कमैनशिप हो सके, क्वालिटी बेटर हो सके। ओके, चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है वो क्या हो सकता है
कि एज पर स्पेसिफिकेशन वर्क एग्जीक्यूट होना चाहिए, एज पर स्पेसिफिकेशंस वर्क कंप्लीट होना चाहिए या एग्जीक्यूट होना चाहिए। एग्जीक्यूट मतलब कंप्लीट करना, ठीक है। तो वर्क शुड बी, द वर्क should be executed as per स्पेसिफिकेशन। जो स्पेसिफिकेशन दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए, वर्क एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है मैनेजमेंट करने में, ठीक है, ये आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा अगर मैं बात करूं तो प्रोवाइडिंग सेफ एंड सेटिस्फैक्ट्री, providing safe and satisfactory working condition for all personnel and worker, for all पर्सनल एंड वर्कर्स, ठीक है। ये चीज़ें होनी चाहिए। प्रोवाइडिंग मतलब होनी चाहिए नहीं, ये मतलब एम रख के हम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करते हैं कि मेरा ये एम है कि मेरा जो पर्सनल है चाहे वर्किंग कंडीशंस है वो सेटिस्फैक्ट्री और सेफ होना चाहिए, वर्कर के लिए चाहे मेरे खुद के लिए सेफ होना चाहिए, तभी तो मैं काम करूँगा बिंदास, नहीं तो कहाँ से काम करूँगा। मुझे डर लग रहा है काम करने में कि यहाँ से मैं गिर गया तो क्या होगा, तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग पीपल। किसको मोटिवेट करेंगे, लोगों को ही करेंगे ना, मशीन को तो करेंगे नहीं, ठीक है। मटेरियल को मोटिवेट तो करेंगे नहीं, किसको मोटिवेट करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे कि ताकि जो मेरा उनकी कैपेसिटी कम है तो कैपेसिटी भी बढ़ जाए, काम करने की कैपेसिटी क्या हो जाए, बढ़ सके। पीपल टू give their best within their capacities, ओके। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बताऊं, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, देखो मैं स्लो में बता रहा हूं, अगर मेरे साथ आप बैठे हो पेन और कॉपी लेके बैठे हो तो आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। किसी को नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, आपको खुद की नोट्स बन सकती हैं। और क्या हो सकता है, क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन that work as a team, कि टीम की तरह काम कर सकें, ठीक है। मतलब क्रिएट कर सकते हो, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हो कि भाई ये तू संभाल लेना, ये तू संभाल लेना, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन जैसा एक टीम जैसा बन सकता है कि ताकि आपका काम प्रॉपर तरीके से हो सके, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं कि अचीविंग इकोनॉमी इन द कंस्ट्रक्शन में हम इकोनॉमी को अचीव कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के हम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करते हैं। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करने के पीछे एम इन सब को प्रॉपर तरीके से, ये जितने भी 8 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये 8 पॉइंट एग्जीक्यूट करने के लिए हम ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में आ गया। अब मैं पॉइंट जो लिखने वाला हूँ वो है कि कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, कौन कौन से फैक्टर क्या हैं इन्वॉल्व हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। तो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, तो आपको यहीं से पता चल रहा होगा कि किस किस के ऊपर डिपेंड है। तो आप देख रहे हैं कि पहले तो काम करने वाला लेबर उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, मनी के ऊपर डिपेंड है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड है और मशीन के ऊपर डिपेंड है। ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जिनके ऊपर क्या है, ये डिपेंड है। तो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहीं पे लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया भी मिल सके। कौन सा, फैक्टर्स इन्वॉल्व, ठीक है, वॉल्व VED है, इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट,
कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो कौन कौन से हैं, तो आपको पहला तो मैन पावर, ठीक है, मैन पावर है, दूसरा है मनी, तीसरा है मटेरियल, चौथा है मशीनरी। ये चार हैं इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, इन्हीं के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेड भी है। और ये चीज़ें अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो काफ़ी कुछ अच्छे तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी थोड़ी बैटरी भी लो हो गई है, इसीलिए मैं यहीं पर अभी स्टॉप करने वाला हूँ। आगे के मैं आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट, जैसे कि फंक्शंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा। और फिर बाद में कितने टाइप के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं, स्कोप क्या हो सकता है, इसके बारे में बता दूंगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर रखते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों मित्रों को शेयर जरूर करें कि ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। शेयर करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, जैसे फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, आपके स्कूल की ग्रुप होगा उसमें शेयर कर सकते हैं, आपके पुराने स्टूडेंट हैं उनको शेयर कर सकते हैं कि ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके, ओके। और मैं ट्राई कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ आपका, बाकी और कुछ मेरा एम नहीं है, मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, बस थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ। जहाँ तक आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं कि कहाँ पे मतलब कमी तो देखो हर किसी के अंदर रहती है, थोड़ी बहुत तो कमी तो हर किसी के अंदर, निकालने जाएंगे तो लाखों कमी आप निकाल सकते हैं, बट जो आपके काम का है इसमें से वो आप रख लीजिए, जो काम का नहीं है उसको इग्नोर कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। एंड आशा करते हैं कि ये पूरी लेक्चर सीरीज आप लोग का सहयोग रहा तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू।